इलेक्शंस के लिए जो शेड्यूल है उसको अनाउंस कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 5 चरणों में इलेक्शंस होंगे। 5 सीटें हैं यहाँ पे और लद्दाख में भी हैं। उसके लिए जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई है सीईसी की तरफ से, उसके बाद बाकी देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नाफिज कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं पीके पोले, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है जम्मू कश्मीर। इनसे एक तो इस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछेंगे और दूसरा जो तैयारियां हैं ओवरऑल उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब राइज हो गया है वो किस तरह से है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद जो है, कंसेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी एक मर्यादा में रहते हुए जो है काम करना। ये सिर्फ कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही नहीं रहता है, इवन ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मशीनरी, उनके लिए भी ये लागू होता है। इसका मेन मकसद यही रहता है कि इलेक्शन से एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस और दायरे में हो और उसमें कोई भी जो है उससे बियॉन्ड न जाए। इसमें क्या आप जो मैंने कल से हम देख रहे हैं बराबर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो डीसीज हैं एक्चुअली, वो लगातार इसमें निर्देश दे रहे हैं। उसमें ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी कहा गया है कि अगर कोई शिकायत आती है या किसी को बंदे को शिकायत आती है तो वो नियर बाई ऑफिशियल से किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं और क्या उस पर फिर कार्रवाई हो सकती है? इसमें बेसिकली ये है कि 24 आवर्स ऑफ शेड्यूल नोटिफिकेशन हर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने ज़िले में देखना होता है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है। जैसे मान लीजिए पुराने से कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लैग्स लगे हैं, पम्पलेट्स लगे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का रोड के किनारे है, गवर्नमेंट इदारों की बिल्डिंगों पर लगे हैं, उनको हटाना होता है। कोई पॉलिटिकल पर्सनस की फोटोग्राफ लगी है, होर्डिंग्स लगी है, उनको निकालना होता है। साथ में कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगी है तो क्या उनसे पूछना होता है क्या आपकी अथॉरिटी के हिसाब से लगी है, आपको उनकी रजामंदी है या नहीं है, और वो सब बाकायदा चेक करते हैं और 24 आवर्स में उन्होंने रिप्लाई बैक करना होता है कि उन्होंने जो जो कार्रवाई करनी थी वो कंप्लीट कर दी है। दूसरा, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रहती है वो अपने अपने स्टेज में रह सकती है, नेक्स्ट स्टेज माइलस्टोन अचीव नहीं कर सकती है कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान से। सपोजली कोई काम अगर शुरू हो गया है वो कंटिन्यू रह सकता है, कंप्लीशन तक जा सकता है, जस्ट उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं हो सकता है। कोई अगर टेंडर हो गया है, टेंडर रिसीव कर दिया है, तो उसको ओपन किया जा सकते हैं, L1 फाइंड आउट किया जा सकता है, टेंडर अलॉट नहीं हो सकता है। अगर टेंडर अलॉट हो गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है तो फिर शुरू नहीं हो सकता है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, डिटेल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें दिए हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी पर ही नहीं, इवन कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सेम लागू होता है। 20 तारीख से फर्स्ट फेज के जो नॉमिनेशन शुरू होंगे तो उसमें कैंडिडेट्स मैक्सिमम कितने व्हीकल लेकर के जा सकता है, जो आरओ का जो ऑफिस है उसके बाद कितनी लिमिट है जहाँ के बियॉन्ड जो है पॉलिटिकल ये हो सकती है, रैलीज और बाकी चीज़ें हो सकती है, वो सब लिमिट जो है प्रेस्क्राइब है सभी के लिए। इवन कोई एसोसिएशंस है, प्राइवेट एनजीओज है, वो भी अगर कोई फंक्शंस करना चाहती है, उसमें अगर किसी को इनवाइट करती है और वो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है तो उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट इक्वली लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी चीज़ें जो है वो बोल सकती है और कौन सी चीज़ें जो है इसमें ये आ जाती है, वायलेशंस में आ जाती है, वो भी डिटेल में कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस में दिया गया है। हमारा ऑफिस जो है इस संदर्भ में आज ही एक प्रेस रिलीज दे रहा है। किसी अगर कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो जिले लेवल पर और मेरे ऑफिस में लेवल पर एक कमेटी है, उस कमेटी के थ्रू ही पहले स्क्रीनिंग करानी होती है, उसका अप्रूवल प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही वो रिलीज हो सकती है। तो इसकी कंप्लेंट जो है ना सिर्फ फिजिकल मोड में कंसर्न डीसी के पास दी जा सकती है, मेरे ऑफिस पर भी दी जा सकती है, इवन ऑनलाइन ऐप भी इसमें है। सी विजिल नाम का एक ऐप है, सिटीजन बी विजिल। उस ऐप में जाकर के कोई अगर वायलेशंस हो रहा है तो कॉमन पर्सन जो है उसका फोटोग्राफ निकाल सकता है और फोटोग्राफ निकाल करके जो है उसको अपलोड कर सकता है
अपलोड होने के बाद जो है मैक्सिमम 100 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा प्रयास रहता है उस पर कार्रवाई करने का। उसके जो डिटेल्स होंगे, किसने वो ग्रीवेंस लॉन्च की है, वो सब सीक्रेट मेंटेन करते हैं, उसका नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट हमें लोकेशन आ जाता है कहाँ ये पर्टिकुलर चीज़ देखी गई है, और वहाँ जा कर के हम चेक करते हैं कि सच में वो उसमें कुछ वायलेशन है। अगर वायलेशन है तो उसको करेक्ट करते हैं, नहीं वायलेशन है तो जो भी है उस पर फिर अपडेट भी कर लीजिए, ताकि वो कंसर्न पर्सन जो है उसको नोन हो कि क्या एक्शन हो गई है। जी। कि इसी के रिलेटेड कि मॉनिटरिंग किस तरह से होगी, क्योंकि अब कैंपेन है, कैंपेनिंग शुरू हो रहा है, लार्ज स्केल पर ये कैंपेन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो आपकी तरफ से जो मॉनिटरिंग टीम है वो किस तरह से आपने फ्रेम किया और कितना उनको इख्तियार दिया गया? हर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल ऑफिसर से, नॉर्मली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है उस जिले के नोडल ऑफिसर्स है। हमारे ऑफिस में भी जो है हमने एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर लगाए हैं, जिनका जिम्मा है कि पूरे यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस चेक करें। उसमें कुछ क्वेरीज है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारी क्लैरिफिकेशन सॉर्ट हो जाती है, तो वो स्क्रीनिंग कमेटी से जो आती है वो फिर वो देखते हैं उसमें। जो आपने पर्टिकुलर बात की कि ये कब से लागू हो जाता है, नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो है से जो है उस पर मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रिक्टर हो जाती है। इवन हम जितने भी 24/7 न्यूज़ चैनल्स है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, लोकल उर्दू मीडियम के है, जम्मू से है, कश्मीर से है, या मान लीजिए किसी ज़िले में अभी भी केबल टीवीज अगर चल रहे हैं, तो वो सब जो है अंडर मॉनिटरिंग रहते हैं। उस पर कोई भी जो पॉलिटिकल नेचर की जो न्यूज़ आती है उसमें देखते हैं कि हम कहीं रिपोर्टिंग में या किसी में वायलेशंस तो नहीं हो रहा है, कहीं पेड न्यूज़ टाइप का प्रकार तो नहीं हो रहा है, और वो अगर है तो 24/7 जो है हम नोट करते हैं, और कंसर्न को जो है जो भी एमसीसी इंस्ट्रक्शंस के गाइडलाइंस के जो पैराज है उसके तहत हम उनको नोटिस दे देते हैं, उनको कहते हैं कि आपने ये ऐसी ऐसी चीज़ नोट की है, आपको क्या कहना है, और उसके बेसिस पर जो है एमसीसी कमेटी, एमसीएमसी कमेटी उस पर वो अपना ये करती है, आगे की कार्रवाई करती है। हम तैयारियों की बात करें, ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, तैयारियां कैसे, क्योंकि अब फर्स्ट फेज में अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, 19 तारीख को पहला फेज है। ओवरऑल तैयारियां हैं जिसमें ट्रेनिंग है, बाकी चीजें हैं, वो डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी का, उसमें किस तरह से आप आगे बढ़े हैं, कब कहाँ तक तैयारी? ब्रॉडली अगर बात करूँ तो बेसिकली मुझे 3 प्रकार की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट रहती है ईवीएम एंड ईवीएम रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। दूसरा रहता है कि ईवीएम के अलावा जो दूसरा मटेरियल रहता है जो पोल पार्टीज ले जाती है, वो मटेरियल इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो है, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट्स के लिए कहीं की फर्स्ट फेज में भी हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हैं। और तीसरी रहती है कि जो इसमें मैन पावर ऑफिसर्स डिप्लॉयड होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो तीनों चीज़ें जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। ईवीएम रिलेटेड जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होगा उसकी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रिलेटेड सभी को एक ट्रेनिंग है। आगे जा कर के जो है उसका फिर वो अपने अपने जैसे ऑब्जर्वर आ जाते हैं उस हिसाब से जो है वो रैंडमाइजेशन शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सभी अफसरों की एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग है जो मेरे ऑफिस ने देनी है, वो 100% कंप्लीट हो गई है, और जो पोलिंग पार्टीज़ की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई है। फर्स्ट फेज़ जो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी ट्रेनिंग जो है इमीडिएटली आरओज ने शुरू कर दी है पोलिंग पार्टीज़ की। और हमारा उसमें प्रयास है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रेनिंग करें, चाहे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अभी पोस्टेड है बनी में, बिलावर में, उसको वहीं ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हम रखें, ना कि उसको कठुआ जाने की ज़रूरत पड़े। कोई अगर एम्प्लॉय रामनगर में पोस्टेड है तो रामनगर में ही हम ट्रेनिंग करवाएं, उसको उधमपुर आने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि ट्रेनिंग जो है वो बेकायदा बेहतर तरीके से वो ले सके। फर्स्ट आ गया ईवीएम रिलेटेड, सेकंड आ गया नॉन ईवीएम रिलेटेड लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट, थर्ड आ गया ट्रेनिंग रिलेटेड। ऑलमोस्ट जो है 100% हमारी साइड से उसमें तैयारी मुकम्मल है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो निटिग्रिटीज़ और नीचे जो जाकर के जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो चल रही है। सिक्योरिटी का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है और सिक्योरिटी पर ज़्यादा थ्रस्ट है, तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तकरीबन जितनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कन्वे की है, 250 के करीब जो है कंपनीज एडवांस डिप्लॉयमेंट के फॉर्म में आई है, उसमें 85 बाहर से आई है और रिमेनिंग जो है लोकली अवेलेबल करवाई गई है। इसको डील करने के लिए, इसके डिटेल में जाने के लिए स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स रहते हैं, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो उसमें डिटेल में देख रहे हैं। अभी जो फर्स्ट फेज़ है उस हिसाब से जो हमने फेजिंग के हिसाब से उन कंपनीज को डिप्लॉय करेंगे,
और उसी हिसाब से जो है वो उसमें चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की साइड से डेली एक लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आता है और उसमें बाकी चीज़ें भी रहती है, कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रही है, बाकी चीज़ें भी रहती है, उसको बारकाई से मॉनिटर किया जा रहा है। एक बात जो अभी सी साहब से भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने माइग्रेंट्स की बात की, माइग्रेंट वोटर्स जो हैं, लेकिन माइग्रेंट वोटर्स का जो एम फार्म का जो एक रहता है उसकी वजह से बहुत सारे ये दे नहीं पाते, वोट नहीं दे पाते। और जब मैं माइग्रेंट से मिला, उन्होंने कहा कि जब भी आप उनसे बात करें तो ये इशू ज़रूर उठाए, एम फार्म का जो है आपने पहले भी इसको ख़त्म किया, क्या इस बार भी ये ख़त्म हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से बहुत हर्डल्स हो गए। क्या रहता है, ये स्पेशल वोटर्स माइग्रेंट को ट्रीट किया जाता है और स्पेशल वोटर्स होने के चलते इनकी प्रोसीजर्स जो है वो स्पेशली रखनी पड़ती है, दूसरे जैसे नहीं की जा सकती है। तो जो भी फॉर्म है, यम फॉर्म है स्पेशल पोलिंग बूथ्स पर अगर वोटिंग करनी है, फॉर्म 12C है अगर आप पोस्टल बैलेट के ज़रिए से करना चाहते हैं। कोई मान लीजिए जम्मू में यहाँ माइग्रेंट है, इधर माइग्रेंट कॉलोनीज़ में है, या मान लीजिए बाहर अपने घर या रेंट पर लिया हुआ है, वहाँ रुका हुआ है, तो वो फैमिली के पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो पोल डे के दिन पर कश्मीर में जा कर के वहाँ वोट करे, जो अदरवाइज रेगुलर टाइप का है। दूसरा है कि फॉर्म 12C भर करके जो है घर पर पोस्टल बैलेट मंगाए और पोस्टल तरीके से फॉर्म करे। और तीसरा है कि फॉर्म यम भर करके जो है, जो जम्मू में 21 जगह पर पोलिंग स्टेशन रहते हैं, उन में से एक पोलिंग स्टेशन चुने और वहाँ जा कर के पोल डे पर वोटिंग करें। ये तीनों प्रकार के इंतजाम रहते हैं। फिजिकली भी फॉर्म लिए जाते हैं और उसको ऑनलाइन एडिशनल तरीके से भी हम इलेक्शन कमीशन जो है उसमें तैयारी कर रहा है। कुछ एक दिनों के अंदर अंदर जो है इनसे रिलेटेड जो एक स्पेशल स्कीम रहती है वो कमीशन जो है अनाउंस करेगा। पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी मैंने सुना है कि जो 18 प्लस के जो जिन्होंने अभी तक उनका मिस हुआ है, क्या वो अभी भी भर सकते हैं या अभी भी अपना वोट मतलब इंदराज कर सकते 18 साल के उम्र के बच्चे 18 साल की उम्र के बच्चे अगर उनको मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को 18 साल होने जा रहे हैं, अभी हो गए, या मान लीजिए 1 अप्रैल तक होने जा रहे हैं, वो सब अभी भी जो है अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। अभी हमने 2 ही चीज़ें स्टॉप कर दी है, डिलीशन और करेक्शंस। एडिशन जो है वो चालू है, अभी भी चालू है। तो कोई अगर छूट गया है, किसी की उम्र मान लीजिए 1 जनवरी तक होने वाली है, या मान लीजिए 1 जनवरी को ही होने वाली है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 1 जनवरी के बाद अगर होने वाली है, वो अप्लाई अभी भी कर सकता है, लेकिन उसको फिर जो है वेट करना पड़ेगा, 1 जुलाई को ही वो एलिजिबल हो जाएगा 18 साल का। आपकी क्या अपील रहेगी, क्योंकि अब 1 महीना है, वोटर जहाँ जहाँ आपको देख रहा है, जो वोटर आपको देख रहा है, उससे क्या अपील आपकी? जैसे ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल नोटिफिकेशन के बाद कहा था, उस समय कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक त्यौहार है ये, सबसे बड़ा मैन मोबिलाइजेशन की ये मूवमेंट है, जिसमें तकरीबन पूरे कंट्री की अगर बात करूँ तो 97 करोड़ के करीब मतदाता इसमें भाग लेने वाले हैं। और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो तकरीबन जो है 87 लाख के करीब जो है मतदाता इसमें एनरोल्ड है और वो भाग लेंगे। आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मतदाताओं को मेरी अपील है कि राइट टू वोट ये ऐसे ही वोट नहीं है, वो हर किसी को नहीं मिलता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और आप उसमें हकदार हुए हैं। आप आपका नाम फर्स्ट तो चेक करें कि आपके रोल में है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से है, उसमें कोई करेक्शंस तो इन्वॉल्व नहीं है। और जिस दिन पोल आएगा उस दिन ज़रूर आपने सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो इवनिंग को जो है 6 बजे तक पोलिंग चालू रहेगी। इस दरमियान जब भी आपको फुर्सत मिले, जल्दी से जल्दी जा कर के जो है अपने राइट टू वोट, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको एक्सरसाइज करें। न्यूज़ 18 से बात करने। शुक्रिया। पीके पोले साहब हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर। कई चीज़ों को पर उन्होंने बात की। सबसे पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उन्होंने कहा कि उसके लिए मॉनिटरिंग टीम्स भी बनाई गई हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और आम लोग भी इसमें इश्तराक कर सकते हैं, वो अपना कोऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जो तैयारियां हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए वो पूरी तरह से की गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ईवीएम मशीन्स की डिप्लॉयमेंट या जो पोलिंग अमला है उनकी डिप्लॉयमेंट के हवाले से जितना भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की गई है। और माइग्रेंट्स के बारे में भी बात की और उन्होंने एक अपील की है सभी को, क्योंकि अब एक ही महीना रह गया लोकसभा इलेक्शन के फर्स्ट फेज का, तो उन्होंने वोटर्स से भी अपील की कि वो बढ़ चढ़कर इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में हिस्सा लें ताकि जमहूरियत की जड़ों को और ज़्यादा मजबूती मिले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।